मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमारी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है बायो की। हम लोगों ने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है। जितना भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस था वो हो चुका है। उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग बायो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायो में सेल चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग अपने नोट्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने पहले कवर किया है, और जितने भी कम इम्पोर्टेंस है या ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो उन टॉपिक को मैंने लास्ट में वीडियो में कवर अप किया है। इस वीडियो में देखने से क्या होगा, आपको बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट जैसे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्लियर हुए थे, वैसे ही बायो में भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप 80 to 90% आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, रीड आउट करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और करेंगे, देन आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? सेल की स्टडी किसने की थी? काइटोलॉजी ने। सेल की स्टडी हो रही थी, काइटोलॉजी स्टडी कर रहा था सेल की। और सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये आपको नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट है जिसको आप रीड करेंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। आगे हम इसको समझेंगे, और ये लाइन किसने बोली थी इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेल की थ्योरी। सेल से क्या होता है? पहले एक सेल होता है, क्लियर है। देन वो टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद वो ऑर्गन में जाता है, और हर एक ऑर्गन का अपना अलग ही एक फंक्शन होता है। अलग अलग ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। एक से या दो सेल से कंपोज होके बना होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक होता है हमारी बॉडी में, अगर एक सेल प्रेजेंट है, प्लांट या एनिमल किसी की भी बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वहां पे एक सेल प्रेजेंट है तो वो यूनिसेलर होगा। अगर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, मोर सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो वो मल्टीसेलर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो डिफाइन करता है, सेल को हम डिवाइड करते हैं तो क्या एक न्यू फॉर्म बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेल है, ये हमारा दो सेल है। जब ये सेल मिल रहा है तो दो अलग अलग सेल बना रहा है, बट ये जो एक सेल से एक सेल जो मिला है वहां पे दो सेल बना रहा है, तो ये दोनों सेल किसके हैं? इन्हीं दोनों के पार्ट है। मतलब इसमें क्या होगा, इन्हीं दोनों के ही प्रॉपर्टीज या फंक्शन आ रहे होंगे। तो जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड और फाइंड करता है न्यू सेल, बट इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन दोनों में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। प्लांट की बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बॉडी की बात करें, दोनों का अपना ही अलग अलग सिस्टम होता है, और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स की तरीके वर्क कर रहे होते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग चीजें वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूनिसेलर और मल्टीसेलर टू टाइप्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ये सिंगल लेयर की होता है। इसमें ऑल फंक्शन जो परफॉर्म करती है वो सिंगल सेल में हमारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। मल्टीसेलर में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म कर रही होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। हम सेल को क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है। ये आपको याद रखना है, और आपको पता भी होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। ये अभी मैंने जो आपको बताया वही है। जब सेल्स हो रही होती है, कॉमन ऑर्गन्स एंड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, तो उसके बाद वो टिश्यूज पे जा रही होती है। देन वो ऑर्गन होते हैं, तो ऑर्गन में क्या होता है? किडनी है, लीवर है, रूट है, लीव्स है, यही सब जो ऑर्गन होता है उसी को हमने यहाँ पे सिस्टम से डिफाइन किया। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा और आपको ये चीज पता भी होगी। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है स्मॉलेस्ट सेल, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग में पाया जाता है लार्जेस्ट सेल। ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल। तो सेल क्या डिफाइन करता है? सेल थ्री टाइप्स के होते हैं। सेल इज ऑफ
थ्री टाइप्स, अनडिफरेंशियल, डिफरेंशिएबल और डी डिफरेंशिएबल। सबका अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करता है। जो अनडिफरेंशियल सेल क्या होता है, जिसमें स्टीम सेल्स प्रेजेंस होती है, स्ट्रीम सेल्स होती है एनिमल्स की, और मेटामेस्टिक सेल्स होती है प्लांट की, यानी केपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? डिफरेंशियल सेल क्या होता है, स्पेसिफिक सेल होता है जो परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शन, क्योंकि ईच सेल की अलग अलग फॉर्मेट होती है। डी डिफरेंशियल क्या होता है, सब डिफरेंशिएबल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिवर्टिंग बैक टू अनडिफरेंशियल मेरिस्मेटिक सेल्स व्हेन रिक्वेस्टेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे बताती हूँ, जैसे कि एक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर इन दोनों में आ रही है तो वो अनडिफरेंशिएबल सेल है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सिर्फ एक में है तो वो डिफरेंशिएबल सेल है, सॉरी, अगर दोनों में हो रही है तो वो डिफरेंशिएबल सेल है, और अगर कंबाइंड फॉर्म में आ रही है, रिवर्टिंग बैक हो रही है, रिवर्टिंग बैक टू अनडिफरेंशियल सेल्स, तो वो डी डिफरेंशिएबल सेल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेल कंपोनेंट फाउंड इन एवरी सेल। हमारे सेल में थ्री सेल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेकेंड है हमारा साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इस ये होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भरा होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर या फ्लड होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमेशा बीच में होता है, और इसको हम डीएनए में भी कन्वर्ट करते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। न्यूक्लियस हमेशा एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर पे पाया जाता है। हाँ, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। कभी कभी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बात करें, किसी बॉडी में बात करें, तो साइड में भी हो सकता है, बट सेंटर में ही होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वहां पे वही है कि देखो, जो जेली लाइक लिक्विड है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक होता है, और यहाँ पे इसको सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या क्या बोल सकते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोराबायोटिक सेल्स। ये क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। इसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे जेनेटिक होता है, बट नॉट इन न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस की पॉइंट इसमें क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, नो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप देख लें। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स होती है, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स होती है। ट्रू न्यूक्लियस हमेशा एब्सेंट होता है, क्योंकि जेनेटिक सब्सटेंस जो बॉन्ड हो जाता है मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से ट्रू न्यूक्लियस वहां पे वो हो रहा होता है, एब्सेंट हो रहा होता है। यहाँ नेक्स्ट हमारा देखते हैं यूरैरोटिक सेल्स। यूरैरोटिक सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ई साइलेंट होता है। ये सेल्स के बारे में हम देखते हैं, इसमें क्या जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे एब्सेंट था, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे एब्सेंट था और यहाँ पे प्रेजेंट था। एडवांस और कंप्लीट होता है, इसमें क्या होता है, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है, सिवाय बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए। एक आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो ये आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है। जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो ऐसे हो रहा होता है इसको हम जेनेटिक बोलते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनेल है वर्क कर रही होती है इसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, सेल होता है, और डिफरेंट सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग चीजें वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, सबकी अलग अलग चीजें होती है। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है इसी को ही हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, एक दो बार बनाएंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि कैसे क्या हो रहा होता है। ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, और ये गोल्गी बॉडी और रिजम्स क्या होते हैं, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना है, इसको आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस कर। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर। अगर आपको एग्जाम्स में अगर आ रहे हैं लिखने को, वैसे तो ऑप्शंस
आता है जब रिटन एग्जाम्स होता है तो उसमें ये थ्योरी आपको पूछी जाती है तो उसको आप ये डायग्राम ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ तक का बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो मैं एक स्टोरी के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ऑर्गन क्या होता है, जो हमारा ऑर्गन होता है वो यूनिक जॉब फंक्शन को परफॉर्म करता है। मैंने आपको अभी बहुत बार बोला है कि सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन, सबके अपने अपने काम होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की जो कंट्रोल पावर होती है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है डीएनए। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो कंपोज्ड हो रहा है वो कंट्रोल्ड हो रहा है या कंपोज्ड हो रहा है, जैसे भी आप बोल रहे हैं, तो वो डीएनए में हो रहा है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, हमारे जेनेटिक्स में होता है, ठीक है। तो डीएनए है वो हमारे कंपोस्ट वो जो हो रहा है वो क्रोमैटिन में कंपोज हो रहा है। फिर जो क्रोमैटिक है जो वो टाइट है कंडेंस हो रहा है तो वो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। आप कैसे आ सकते, देखो न्यूक्लियस है, डीएनए में आ रहा है, फिर उसके बाद डीएनए से क्रोमैटिक जब वो कंडेंस हो रहा है कंपोज हो रहा है तो वो क्रोमोसोम्स के पास। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से आ रहा है या डीएनए हमारे क्रोमोसोम से आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोइड। ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियोइस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में जैसे एक फ्री होता है और एक स्टेबल होता है। फ्री मीन्स जैसे एक कपल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे कोई कपल है अपने पार्टनर को फ्री छोड़ दे रहा है कि बिल्कुल वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो फ्री छोड़ रहा है वहां पे अपने पार्टनर को तो वो कभी धोखा नहीं देगा। बट अगर वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नहीं भाई आपको यहाँ नहीं जाना है या आपको इस पर्सन से बात नहीं करनी है, तो मे बी वो चीट कर दे, धोखा दे दे। क्योंकि सबको अपनी लाइफ में फ्री चाहिए कि वो फ्रीली अपना वर्क कर पाए, कि रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बट इस बात पे हम लोग डिस्कस नहीं करते। हमारा पॉइंट देखते हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो फ्री रहते हैं और कुछ जो स्टेबल रहते हैं। जो फ्री रहते हैं तो वो फ्रीली अपना वर्क कर रहे होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। जो स्टेबल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये टेस्ट ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको हम टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, प्रोटीन पे वर्क कर रहे होते हैं। और ये गोल्गी बॉडी होते हैं। गोल्गी बॉडी को हम कैसे बता सकते हैं, जैसे बंडल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स लगा देती है। ये क्या करती है, गोल्गी बॉडी में हमारी ये सब चीजों को लगा देती है। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपको समझाई, सिर्फ समझाने के लिए थी। इसको आपको लिखना नहीं है कहीं पे, ना रटना भी नहीं, बस इसको आप थोड़ा सा स्टोरी एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब आपको समझ में आया ना कि साइटोप्लाज्म कहाँ से आ रहा है, या राइबोसोम्स कहाँ से आ रहे हैं, या डीएनए कैसे फॉर्म्ड हो रहा है। सब क्लियर है ना अच्छे से। अब आप यहाँ पे ये जो डायग्राम देखे अब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स आ रहे हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम्स फ्री है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है वो अटैच्ड है। मैंने आपको लॉजिक भी बताया। और ये सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए कैसे कंटेन कर रहे होते हैं, डीएनए कहाँ बन रहा होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटीन्स कंडक्ट करा रहे होते हैं। तो ये सब स्टोरी के बेसिस पे आपको समझ में आ गया ना। ये स्टोरी आप 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर में बोल दीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट हम सारे चीजों को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल भी होता है। अब क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इसका हमारा आंसर है कि जो हमारी बॉडी में, यानी कि सॉरी, ये हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो रही है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन जब ऐसे सांस आ रही है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वो किसके फॉर्म में निकल रहे हैं, एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, पावर के फॉर्म में होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये एमसीक्यू से बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे इजी इजी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, कैसे कर। और फिर आपको इसका रीजन भी पता है। अगर रिटन एग्जाम में पूछा गया है तो आप बता भी सकते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में निकल रही होती है, और एनर्जी किसके फॉर्म में देखी जाती है, पावर के फॉर्म में। इसीलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं, ये एंजाइम्स को देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका स्ट्रक्चर है, जो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जब हम खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी में कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो वो एंजाइम के फॉर्म में रिलीज होके डाइजेस्ट होती है। किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एंजाइम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ टर्म देख लेते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं मोस्टली। मोस्टली मैंने आपको बताया है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस हमेशा बीच में होता है। बाई चांस कभी कभार साइड में हो सकता है, किसी ऑर्गन में, किसी बॉडी पे की बात करें तो साइड में हो सकता है, बट हमेशा जो होता है सेंटर में ही पाया जाता है। मोस्टली सेंटर में ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, ये टाइप होता है प्रोटोप्लाज्म का, और ये क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंटेन करने लिविंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। थिन फ्लड कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया था। इन दोनों से मिलके क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म बना होता है। डेफिनेशन भी आप इन दोनों को बता सकते हैं कि ये क्या होता है, दोनों को ऐड करके ही क्या बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। ये क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया। सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो फ्लड यहाँ पे बड़ा हो, जो फ्लड यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में फिल्ड होता है, उसी को ही हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है कि आप उसको समझ रहे हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन। ठीक है, इसको आप देखेंगे क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, फाइब्रस मेटल होता है जो कंडेंस करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पेरेंट को कोई चीज है, अगर पेरेंट सेल के पास कोई चीज है और वहां पे जेनेटिक चीजें आ रही, जैसे आपके पेरेंट की नोज आपसे मिल रही है, तो वो मे भी शायद जेनेटिक हो, या फिर फॉर एग्जांपल में अगर किसी के पेरेंट्स हैं मोटे हैं, तो उनके पेरेंट्स में भी वो चीज रहती है जेनेटिक की वजह से कि वो भी फिर मोटे ही हैं, मोटे ही होते हैं, या तो फिर उनकी नोज मिल रही होती है। तो ये सिर्फ जेनेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स निकलते हैं उनके उसमें हो रहा होता है। तो हेल्प इन द इनहेरिटेंस और द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है, जो मैंने अभी बताया है आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हम डिटेल्स देख लेते हैं, डिटेल्स ऑफ द सेल कौन है। फर्स्ट है हमारा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ होता है। 90% ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ये चार है जिससे मिलकर बना होता है प्रोटोप्लास्ट। इसको आप थोड़ा रीड करेंगे, 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, चीज कंपोनेंट होता है। क्रोमैटिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये आरएनए कंटेन करता है। यहाँ पे आरएनए नहीं होगा, डीएनए होगा, वो मिस्टेक हो गई होगी। आप अगर नोट्स मैं पीडीएफ दूंगी तो उसमें भी आप टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे डी होगा, डीएनए। क्लियर है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था न्यूक्लियस क्या होता है। डीएनए, डीएनए से क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन से कंसर्न्स होके क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने ऊपर जो आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। राइबोसोम्स क्या है, साइड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस है, ये कंटेन करते हैं आरएनए। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव बैक एंड सक्सीड बैक। ये क्या होता है, ये सीक्रेट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट में काम होते हैं। मे इवन डाइजेस्ट एंटायर डैमेज और डेड सेल्स कंटेनिंग देम, सेल्स को डेड भी कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको ऊपर बताया है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर से लेके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है वहां पे ये बना होता है, और ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस में हेल्प करता है। इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और किसका अनदर नेम होता है, ये भी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, टू टाइप होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन द सिंथेटिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये एब्सेंस होते हैं उसमें राइबोसोम्स और सिंथेटिक एंड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्गी बॉडी की बात करें या कॉम्प्लेक्स बोले, चीफ फंक्शन होता है जो कलेक्ट क्या करता है, प्रोटीन को फ्रॉम द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पास करते हैं क्या आउटसाइड द सेल, मतलब वहां से कलेक्ट कर रहा है और पास किसकी तरफ कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में और एंड पेरिक्सोम में। प्लांट में क्या होता है टाइपोसोम्स होता है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया रोड शेप का होता है, डीएनए कंटेन करता है, हैज एंजाइम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में था ना, और वो मैंने जहाँ पे डी कराया था कहाँ गया, न्यूक्लियस आरएनए ही करता है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के धोखे यहाँ पे करा दी थी आपको, यहाँ पे आरएनए ही है, ओके, यहाँ पे आरएनए ही है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है। वो न्यूक्लियस की बात थी, मैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं जो डीएनए कंटेन करता है, आपको पता है ये चीज ऊपर आप लोगों ने डिस्कस करी है। दैट एंजाइम फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी करता है, और एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो किसके फॉर्म में होती है, इस वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक हमारा प्लास्टिड्स, ये क्या होता है? ये क्या होता है प्लांट सेल में ये होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए मैंने ऐसे टिक और रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्रॉस का मतलब है एब्सेंट है, इसमें प्लांट सेल में नहीं हो, प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली टू सिंथेसिस फैट प्रोटीन एंड स्टार्च, मैंने आपको बताया वही लिखा है। डीएनए कंटेन करता है। पिगमेंट्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक क्लेरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और फ्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है कलरलेस होता है, कलरलेस को हम ल्यूकोप्लास्ट कह सकते हैं। और इन सेक्स सेल एंड सोलर सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोरिंग स्टार्च एंड ग्रेन एंड ऑयल ड्रॉप्स होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है पिगमेंट टू द कलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है क्लोरोफिल का ही कंटेन करता है, जैसे ये आपको रिएक्शन पता है CO2 CO2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड बना रहा है। एनिमल एंड प्लांट सेल हम लोग देखेंगे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे बोथ है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये चीज क्लियर है आपको। फिर क्या है क्लोरोप्लास्ट ओनली इन द प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज किसमें प्रेजेंट होती है, इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ है वेक्लोट्स, दोनों के पास होते हैं। प्लांट सेल में लार्जर और सिंगुलर होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। जो क्या करते हैं सेल वॉल क्या होता है गिव्स यूनिक एंड रेक्टेंगुलर फेस, जो यूनिक और रेक्टेंगुलर फेस देता है। रेक्टेंगुलर फेस मींस ऐसे इस टाइप का शेप होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एंड लास्ट होगा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग चीजें परफॉर्म कर रहा होगा, सब सिस्टम्स की अलग अलग चीजें होंगी, डिफरेंट टास्क होंगे जो हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे होंगे। इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हर सिस्टम के बारे में हम डीपली जाके देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटन, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, हर एक सिस्टम के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज है जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है ये आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है, या मैं आपको यहाँ पे लिख दिया है क्यों इन्होंने क्या किया था बायोलॉजी, इनको क्यों बोलते हैं, बायो कहाँ से आया है, तो बायो प्लस लॉजी दोनों को मिलके लेमार्क ने किया था। बायो जो है हमारी 3 पार्ट में गई है, एक जूलॉजी जो एनिमल्स पे लिखी हुई है, एक बोएट्री है जो प्लांट्स पे लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड ट्री, और जो माइक्रोबायो है वो 3rd पार्ट है, वो हमारा लिक्वान हुक ने लिखी हुई है, इसको आप देखेंगे। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है इन्होंने क्या किया था बुक लिखी हुई थी प्लांट के ऊपर और एनिमल के ऊपर, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। या रीड करेंगे देखेंगे आ सकता है एग्जाम्स में, और आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने देखा था फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, तो वैसे ही यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फादर ऑफ बायोलॉजी क्या था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर देंगे। आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, कोई आपसे पूछ रहे तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और भी जितने भी सिस्टम है उसके बारे में हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि ऑर्गन से मिलके बना होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल ऑब्जर्प्शंस में बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे और भी जो सिस्टम्स मैंने अभी डिस्कस किए थे आपसे, नर्वस सिस्टम और भी जो सिस्टम के स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।